हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज है 25 नवंबर और आज से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के सेशन में करंट अफेयर के कुल 20 क्वेश्चन बने हैं और ये सारे क्वेश्चन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। और इसी तरीके से रोजाना सबसे पहले, सबसे तेज और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों आज मैं वीडियो का लाइक टारगेट रख रहा हूँ 500 लाइक का, तो आप लोग इस टारगेट को कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, जनरल आसिम मुनीर किस देश के नए आर्मी चीफ बने हैं? तो देखिए दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये पाकिस्तानी सेना के नए चीफ बनाए गए हैं और ये पाकिस्तानी सेना के 11वें नंबर के चीफ बने हैं जनरल आसिम मुनीर। ये आईएसआई के यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख हैं। इन्हें हाल ही में पाकिस्तानी सेना का 11वां नंबर का चीफ बनाया गया है। किसके जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है? कमर जावेद बाजवा के स्थान पर उनकी नियुक्ति की गई है। कमर जावेद बाजवा जो हैं ये 2016 से ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे, 2022 तक रहे। अभी हाल ही में इनके स्थान पर जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना का नया प्रमुख बनाया गया है। पाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल है इस्लामाबाद। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, करेंसी है रुपया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत और विश्व भर में हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए किस मेले का आयोजन करता है? तो देखिए, हस्तशिल्प कला का बढ़ावा देने के लिए जो भारत सरकार द्वारा एक मेला आयोजित किया जाता है, भारत सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, इस मेले का नाम है सरस आजीविका मेला। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, साल में बहुत बार इसका आयोजन किया जाता है अलग अलग स्थानों पर। देखिए, इसी साल अक्टूबर में गुरुग्राम में और अभी हाल ही में नवंबर में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस मेले का नाम है सरस आजीविका मेला। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। उनके पास एक और मंत्रालय है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय। किसे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है? तो देखिए, नेपाल में हाल ही में आम चुनाव हुआ है और नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं शेर बहादुर देउबा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, नेपाल में नेपाली कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हुई है और उस पार्टी की तरफ से शेर बहादुर देउबा जो हैं ये पाकिस्तान के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इसके अलावा शेर बहादुर देउबा ये अपने सीट धनकोटा से लगातार 7वीं बार चुनाव जीत गए हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में एक संगठन का मुख्यालय भी है। कौन सा संगठन है? तो ये सार्क संगठन है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। शेर बहादुर देउबा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर फेस्ट 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स द्वारा 2022 का एयर फेस्ट आयोजित किया गया महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 में। वैसे ब्रिटिश काल में ही इसका गठन किया गया था और ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश काल में इसका गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए वायुसेना की स्थापना कब हुई थी ये तिथि मानी जाती है 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारत में इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं संदीप सिंह और भारत के वर्तमान में दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान। अब ये बताइए, भारत का कमांडर इन चीफ कौन होता है, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में कमांडर इन चीफ हैं। हाल ही में कतर ने किस देश के साथ 27 साल के लिए दुनिया का सबसे लंबा गैस सप्लाई समझौता किया है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कतर एक अरब देश है, यहीं पर 2022 का 22वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। तो हाल ही में कतर ने 27 साल के लिए दुनिया का सबसे लंबा गैस सप्लाई समझौता किया है चीन के साथ में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, कतर की बात करें तो कतर की राजधानी है दोहा। यहाँ के अमीर हैं तमीम बिन हमाद और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं खालिद बिन खलीफा। यहाँ की करेंसी है कतरी रियाल। लैंड एडवेंचर श्रेणी में 2021 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है दोस्तों, ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। लैंड एडवेंचर श्रेणी, वाटर एडवेंचर श्रेणी, एयर एडवेंचर श्रेणी और एक लाइफ टाइम कैटेगरी में। ठीक है, तो देखिए हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में 2021 के तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के विजेता बनी हैं नैना सिंह धाकड़। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नैना सिंह धाकड़ जो हैं ये छत्तीसगढ़ की मशहूर पर्वतारोही हैं। इन्हें 2021 के तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। किसने चयन किया है? केंद्रीय खेल मंत्रालय ने। ठीक है, और ये पुरस्कार 30 नवंबर को राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, देखिए तेंजिंग नोर्गे कौन थे? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी आप सभी को पता होगा। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। 1953 में इन दोनों ने ये उपलब्धि हासिल की थी। तेंजिंग नोर्गे वैसे नेपाल के थे, लेकिन बाद में इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली, इसीलिए ये नेपाली भारतीय हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तेंजिंग नोर्गे थे। ठीक है, तो लैंड एडवेंचर श्रेणी में किसने ये पुरस्कार जीता है? नैना सिंह धाकड़ ने। देखिए, इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1994 में और इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए। चलिए अब हम बात करते हैं वाटर एडवेंचर श्रेणी में ये पुरस्कार किसने जीता है। और ध्यान रखिएगा, ये 2021 वाला पुरस्कार है। ठीक है, इस साल दिया गया है। तो वाटर एडवेंचर श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है शुभम धनंजय वनमाली को, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये ओपन स्विमर हैं। इन्हें वाटर एडवेंचर श्रेणी में 2021 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए, ये जो पुरस्कार है इसे अर्जुन अवार्ड, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड के समानांतर यानी बराबर माना जाता है। ठीक है, और अर्जुन अवार्ड जो है राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसे भी 30 नवंबर को इस साल दिया जाना है। और ये साहस के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसने रूस को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन, यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रूबल। अब ये बताइए, आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी को कई बार बता चुका हूँ, यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये आप सभी के लिए आज का क्विज रहेगा। यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आप सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में 2021 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, हमने लैंड एडवेंचर श्रेणी और वाटर एडवेंचर श्रेणी में किसने पुरस्कार जीता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में ये पुरस्कार किसने जीता है। तो ये हैं ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह समयाल। इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में 2021 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीता है। और देखिए दोस्तों, एयर एडवेंचर श्रेणी में इस पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने बांग्लादेश से आए चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय देने की घोषणा की है? तो चीन कुकी समुदाय की जो आदिवासियां पाई जाती है बांग्लादेश में पाई जाती हैं, और हाल ही में इस समुदाय के कुछ लोग जो हैं
भारत में प्रवेश किए हुए हैं और हाल ही में मिजोरम की सरकार ने इन आदिवासियों को खान पीन रहने के लिए आश्रय देने की घोषणा की है। ऑप्शन डी राइट आंसर। मिजोरम की राजधानी है आइजवाल। यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथांगा और राज्यपाल हैं कंभमपति हरि बाबू। इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब जीत लिया है आर्मी रेड ने। किसको हराकर? आर्मी ग्रीन को हराकर आर्मी रेड ने ये खिताब जीत लिया है और इस तरीके से आर्मी रेड ने ये मिलाकर कुल 72वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तेलंगाना में किया गया था और फाइनल मैच का आयोजन किया गया तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस दवा को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 में शामिल करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 में कोरोनरी स्टेंट को शामिल करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, अब इस सूची में शामिल करने से ये होगा, ये जो दवा है इसका दाम घट जाएगा। वर्तमान में इसका दाम है मिनिमम 10,000 से लेकर 33,000 तक। ठीक है, एक स्टेंट की कीमत वर्तमान में 10,000 से 33,000 रुपये है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 6,000 से 20,000 के बीच में आ जाएगी। और देखिए कोरोनरी स्टेंट क्या है? तो ये हृदय रोग में इस्तेमाल होने वाला एक ट्यूब है। ठीक है, हृदय तक रक्त को पहुंचाने में ये मदद करता है कोरोनरी स्टेंट। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। और देखिए कोरोनरी स्टेंट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी या फिर कोरोनरी इंटरवेंशन। हाल ही में भारत ने किस स्थान से अग्नि 3 IRBM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। और ये द्वीप कहाँ पर है? ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप भी कहा जाता था, तो व्हीलर द्वीप से इसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जो कि ओडिशा में स्थित है। तो हाल ही में यहाँ पर अग्नि 3 IRBM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल का विकास किया है DRDO ने और भारत में इसका निर्माण किया जाता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। ये जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर के बीच में। परमाणु सक्षम मिसाइल है, परमाणु अपने साथ में ले जा सकता है और ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, स्वदेशी मवेशी भैंस पालन श्रेणी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत में पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। कुल 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में 3 पुरस्कार दिया जाता है, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए स्वदेशी मवेशी और भैंस पालन श्रेणी में प्रथम राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीते हैं जितेंद्र सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है। जो दूसरे नंबर पे हैं रविशंकर शशिकांत सहस्त्रबुद्धे, इन्हें द्वितीय पुरस्कार मिला है। और इस श्रेणी में तृतीय पुरस्कार जीते हैं गोयल सोनलबेन नारन। ठीक है, और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत जो प्रथम पुरस्कार जीतता है उसे 5 लाख रुपए, जो दूसरा पुरस्कार जीतता है उसे 3 लाख रुपए और जो तीसरा पुरस्कार जीतता है उसे 2 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। और इन सभी को ये पुरस्कार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो बेंगलुरु में इन सभी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत में पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। चलिए अब अगली श्रेणी का बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान और तकनीशियन श्रेणी में
ये पुरस्कार मतलब इस पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम पुरस्कार जीते हैं गोपाल राणा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसी में दूसरे पुरस्कार जीते हैं हरि सिंह और तीसरा पुरस्कार जीते हैं माचेपल्ली बसवैया। चलिए अब अगली श्रेणी का बात करते हैं। ये अंतिम श्रेणी है, 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी किसान उत्पादक संगठन श्रेणी में 2022 का राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, ये पुरस्कार दिया गया है इन सभी संस्थाओं को, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इन संस्थाओं में पहला पुरस्कार दिया गया है मनंतवाड़ी छिरोल पादका सहकरण संगम लिमिटेड, जो कि केरल के वायनाड में है। इसने पहला पुरस्कार जीता है। दूसरा पुरस्कार जीता है अराकेरे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, जो कि कर्नाटक के मंड्या में है। तीसरा पुरस्कार जीता है मन्नार गुड़ी MPCS तिरुवरूर में है, तमिलनाडु के तिरुवरूर में यह संस्था, इसने तृतीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उपर्युक्त सभी ने इस श्रेणी में 2022 का राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार अपने नाम किया है। 24 नवंबर 2022 को अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो देखिए, लचित बोरफुकन की हाल ही में 400वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, 1671 में सरायघाट का युद्ध हुआ था। सरायघाट का युद्ध हुआ था अहोम साम्राज्य के सेनाओं और औरंगजेब की सेना के बीच में। उसमें लचित बोरफुकन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसी युद्ध के लिए, सरायघाट युद्ध के लिए जाना जाता है लचित बोरफुकन को, और इनकी इसी साल 400वीं जयंती मनाई जा रही है। और 400वीं जयंती कब मनाई गई? 24 नवंबर 2022 को। देखिए, भारत सरकार ने 2022 को इनका जयंती वर्ष घोषित किया है और 1 साल तक इनके जयंती का अवसर पर भारत में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इसी साल फरवरी 2022 में ये जयंती समारोह का उद्घाटन किए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अभी वो पद पे नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जो हैं राष्ट्रपति बन गई हैं, तो फरवरी में राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इस समारोह का उद्घाटन किया। एक बात और ध्यान रखिए कि राज्य द्वारा हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है, तो इन्हीं के नाम पर असम सरकार द्वारा हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नए CEO बने हैं विनीत कुमार। ऑप्शन बी राइट आंसर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं मनोज कुमार और नए CEO बन गए हैं विनीत कुमार। किस राज्य में कडलेकाई परिषे शुरू हुआ है? कडलेकाई परिषे जो है ये एक मूंगफली महोत्सव है जिसका आयोजन किया जा रहा है कर्नाटक में। ऑप्शन ए राइट आंसर। और हाल ही में इस महोत्सव का उद्घाटन किए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू ने किस स्टार क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, सूर्य कुमार यादव जो हैं ये वर्तमान समय में T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। किसको पीछे छोड़कर? मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़कर सूर्य कुमार यादव जो है वर्तमान में T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। और हाल ही में अर्बन गबरू ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।